दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर ज्यादातर लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आती क्योंकि इसमें साइंस के कई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया है। तो आज हम इस मूवी को डिटेल में सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म के मुख्य किरदार का नाम है कूपर, जो पहले नासा में एक पायलट था पर अब मक्के की खेती करता है। इसका कारण है कि अब दुनिया को वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का बहुत बुरा हाल था। अब यहाँ लोग खाने के लिए तरसते हैं और पृथ्वी पर कई फसलें उगनी भी बंद हो चुकी हैं। गेहूं 7 साल पहले उगने बंद हो चुके हैं, इसलिए कूपर अब मक्के की खेती करता है। कूपर के घर में उसके साथ रहते हैं उसके ससुर, उसका बेटा टॉम और उसकी बेटी मर्फ। मर्फ पढ़ने में बहुत होशियार है। मर्फ के कमरे में एक बुक शेल्फ होता है जिसमें कई बार वहां रखी किताबें खुद ब खुद इधर उधर गिरती रहती हैं, मानो उनके जरिए कोई कुछ संदेश देना चाहता हो। मर्फ अपने पिता को बताती है कि उसके कमरे में कोई भूत है, तो कूपर कहता है कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तब मर्फ कहती है कि उसे कई बार ये महसूस होता है कि वो भूत आप ही हो। कूपर मर्फ से कहता है कि अगर तुम्हें इसके पीछे का कारण जानना है तो उस कमरे में तुम्हें जो कुछ भी अजीब लगे उसे ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करो और समझने की कोशिश करो कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस समय पृथ्वी पर धूल की आंधी का आना एक आम बात थी। एक ऐसी ही आंधी में अपने घर के कमरों में धूल को घुसने से बचाने के क्रम में कूपर जब उस किताबों के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि धूल से जमीन पर लाइंस का एक खास पैटर्न बन गया है। इस समय पहली बार उसे पता चलता है कि ये कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी का असर है, जिसका इस्तेमाल कर कोई उसे मैसेज देना चाहता है। कूपर पूरी रात उस पैटर्न को देखते रहता है और डिकोड करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो समझ जाता है कि ये मैसेज असल में एक बाइनरी कोड है। दरअसल बाइनरी कोड एक तरीका है मैसेज लिखने का जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे फोन, कंप्यूटर्स में यूज होता है। आमतौर पर हम जब भी किसी को मैसेज करते हैं तो सिंपल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, लेकिन बाइनरी कोड्स में ये सारे वर्ड्स 1 और 0 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इस पैटर्न में 1 का मतलब था मोटी लाइन और 0 का मतलब था पतली लाइन। जब कूपर इसे डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि इस मैसेज में एक लोकेशन कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है। उसके बाद जब कूपर उस लोकेशन पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां नासा के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रैंड और उनकी बेटी अमीलिया से होती है। डॉक्टर ब्रैंड और कूपर एक टाइम पर एक साथ नासा के लिए काम करते थे। वे कूपर को बताते हैं कि अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची, इसका एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है और पेड़ पौधे मर रहे हैं। धरती पर ज्यादातर अनाज उगने बंद हो चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती पूरी तरह बंजर हो जाएगी, उस पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये सब सुनकर कूपर उनसे पूछता है कि नासा ने पृथ्वी वासियों को बचाने का क्या प्लान बनाया है, हम क्या कर सकते हैं जिससे पृथ्वी पर फिर से फसलें उगना शुरू हो जाए। इस पर डॉक्टर ब्रैंड कूपर से कहते हैं कि अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगर पृथ्वी वासियों को बचाना है तो हमें धरती छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर बसना होगा। इस पर कूपर कहता है कि हम ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट पृथ्वी के इतना नजदीक नहीं है कि वहां पृथ्वी वासियों को आसानी से भेजा जा सके। यहाँ हैबिटेबल प्लैनेट का मतलब है एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जैसा हो और जहां पर इंसान जिंदा रह सके। कूपर के इस सवाल पर डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि कोई विकसित सभ्यता या अलौकिक जीव गुप्त रूप से हम इंसानों की मदद करने की कोशिश कर रही है। इस विकसित सभ्यता ने 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वर्म होल बना दिया था, जिसका इस्तेमाल कर हम काफी कम समय में दूसरे गैलेक्सी में जाकर पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढ सकते हैं और वहां मानवों को बसाकर मानव जाति के वजूद को कायम रख सकते हैं। यह सभ्यता या अलौकिक जीव कौन है और यह मानवों की मदद क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले हम आपको वर्म होल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं जिसमें अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं और इस तरह की अनगिनत गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूर हैं कि हम इंसानों को वहां तक पहुंचने में करोड़ों साल लग जाएंगे। यहीं पर आइंस्टाइन के वर्म होल का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली वर्म होल के जरिए हम यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही कम समय में जा सकते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। इस कागज के टुकड़े को देखिए, इसमें ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब आपको पॉइंट ए से बी तक जाना हो तो सिंपल तरीका है, आप सीधा ए से बी की तरफ जाओ।
वही अगर कागज के टुकड़े को कुछ इस तरह से मोड़ दिया जाए तो एक शॉर्टकट रास्ता बन जाता है जिससे आप ए से बी तक जल्दी पहुंच सकते हो। यही है वर्म होल्स। अब मूवी पर वापस आते हैं। डॉक्टर ब्रैंड कूपर को ये भी बताते हैं कि अंतरिक्ष में एंड्योरेंस नाम का एक स्पेसशिप है जिसमें इतना फ्यूल है कि वो वर्म होल के जरिए दूसरी गैलेक्सी तक जा सकता है। इसके साथ ही वे कूपर को बताते हैं कि 13 एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी इस वर्म होल के अंदर जा चुके हैं, जिनका मिशन भी था कि वर्म होल के उस पार जाकर इंसानों के लिए रहने लायक ग्रह ढूंढना। उनके साथ बीकन भी भेजा गया है। जैसे ही उन्हें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है वे उस बीकन को ऑन कर देंगे और नासा तक उसका सिग्नल आ जाएगा कि हैबिटेबल प्लैनेट मिल चुका है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्म होल के उस पार नासा उन एस्ट्रोनॉट से सीधा कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए केवल बीकन ही है जिससे यह पता चल सकता है कि कौन सा ग्रह हैबिटेबल है और कौन सा नहीं। उसके बाद डॉक्टर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि नासा को कई सालों से 3 बीकन से सिग्नल मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि वर्म होल के उस पार 3 ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे ही हैं। अब डॉक्टर ब्रैंड कूपर को एंड्योरेंस मिशन का ऑब्जेक्टिव बताते हैं। इस मिशन में एक एस्ट्रोनॉट्स की टीम वर्म होल के उस पार जाकर और फिर तीनों ग्रहों पर जाकर ये चेक करेगी कि तीनों में से इंसानों के लिए सबसे बेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जहां पर हवा पानी सब बराबर मात्रा में मौजूद हो। अब डॉक्टर ब्रैंड कहते हैं कि अगर कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है तो मानव जाति को बचाने के लिए उनके पास 2 प्लान्स हैं। पहला है कि डॉक्टर ब्रैंड एक एडवांस इक्वेशन पर कई सालों से काम कर रहे हैं, जो अगर सॉल्व हो गया तो वो एक विशाल स्पेसक्राफ्ट में धरती के सभी लोगों को बिठाकर उस नए ग्रह पर शिफ्ट कर देंगे, जिससे सभी पृथ्वीवासियों को बचाया जा सकेगा। असल में वे लोग जिस जगह ये बातचीत कर रहे होते हैं वो कोई रिसर्च लैब नहीं बल्कि वही स्पेसक्राफ्ट होता है, पर ये इतना भारी होता है कि इसे अभी तक उड़ाना पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी की ग्रेविटी ऐसा नहीं करने देती है, लेकिन अगर उनकी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो वे एंटी ग्रेविटी के जरिए स्पेसक्राफ्ट को उड़ा सकेंगे। डॉक्टर ब्रैंड कूपर से कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जब तक एस्ट्रोनॉट्स उस ग्रह की तलाश करेंगे तब तक वे उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी कारण से डॉक्टर ब्रैंड अपनी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उनके पास प्लान बी भी था। वे एस्ट्रोनॉट्स के साथ कई सारे फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रियो भेजेंगे। इन एम्ब्रियो में दुनिया के अलग अलग जगहों में रहने वाले लोगों के डीएनए होंगे। अगर एस्ट्रोनॉट्स को कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है तो इन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो की मदद से वे लोग उस ग्रह पर सभी प्रकार की इंसानी जाति को फिर से पनपा पाएंगे और इससे मानव जाति का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर मोटी मोटी बात यह है कि जो प्रोसेस माता के गर्भ में होता है ये लोग इस प्रोसेस को एक्सटर्नली करना चाहते हैं। अब कूपर नासा का एक बेहतरीन पायलट हुआ करता था, इसलिए डॉक्टर ब्रैंड कूपर से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ। मानव जाति को बचाने के लिए कूपर भी हाँ कर देता है, लेकिन इस बात से उसकी बेटी मर्फ उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि इस मिशन में बहुत रिस्क है। ये जरूरी नहीं है कि कूपर इस मिशन के बाद वापस लौटे। इस पर कूपर मर्फ को समझाता है कि उसका इस मिशन पर जाना बहुत जरूरी है, इसमें उसकी और पूरी दुनिया की भलाई है। इसके बाद मर्फ पूरी रात उस बुक शेल्फ के पास बनी लाइंस को देखती रहती है कि इसमें कहीं कुछ और मैसेज तो नहीं छिपा है। सुबह कूपर मिशन पर जाने से पहले अपनी बेटी से मिलने जाता है तो मर्फ उससे कहती है कि उसने इस मैसेज को डिकोड कर लिया है। उस मैसेज का मतलब था स्टे, यानी रुको, मत जाओ। मर्फ अपने पिता को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है पर कूपर वहां से चला जाता है। उसके बाद कूपर एक रॉकेट में बैठता है और स्पेस में चला जाता है। उसके साथ एमिलिया भी जाती है जो डॉक्टर ब्रैंड की बेटी है। इन दोनों के अलावा इस मिशन में 2 और लोग थे, डॉयल और रोमिली। साथ ही 2 एडवांस्ड रोबोट स्टार्स और केस भी जाते हैं। स्पेस में जाने के बाद वे अपनी स्पेसशिप को एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट से जोड़ते हैं और फिर वे लोग शनि ग्रह की ओर रवाना हो जाते हैं क्योंकि वर्म होल शनि ग्रह के पास ही था। अब वे लोग वर्म होल के जरिए यात्रा कर गरगैंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाते हैं। इसी ब्लैक होल के चारों ओर वो तीनों ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं जहां से नासा को बीकन के सिग्नल आ रहे होते हैं। अब सबसे पहले वे लोग मिलर्स प्लैनेट पर जाने का फैसला करते हैं। यहीं पर एक एस्ट्रोनॉट मिलर आया था और उसके बीकन का सिग्नल मिल रहा था। ये ग्रह उस ब्लैक होल के काफी करीब था। यहाँ पर टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। दरअसल एक ब्लैक होल के नजदीक समय पृथ्वी की तुलना में धीमा गुजरता है, यानी कि अगर कोई ग्रह एक ब्लैक होल के नजदीक है और दूसरा उससे काफी दूर, तो जो ग्रह ब्लैक होल के नजदीक है वहां समय दूसरे ग्रह के मुकाबले धीमा गुजरेगा।
कहने का मतलब है कि अगर ब्लैक होल के नजदीक मौजूद ग्रह पर 1 घंटा गुजरता है तो हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर उस दौरान कई साल बीत गए हों। अब चलिए वापस मूवी की बात करते हैं। अब चूंकि मिलर्स प्लैनेट ब्लैक होल के काफी करीब था, इस वजह से जब इस ग्रह पर 1 घंटा गुजरता है तो उस दौरान पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाते हैं। इसलिए कूपर चाहता है कि वो सिर्फ 1 घंटे में उस ग्रह से वापस आ जाए ताकि वो वापस पृथ्वी पर लौटकर अपने बच्चों को सही सलामत देख पाए, क्योंकि कूपर द्वारा उस ग्रह पर बिताया गया प्रत्येक घंटा उसके बच्चों के लिए 7 साल के बराबर होगा। वे लोग तय करते हैं कि कूपर, डॉक्टर ब्रैंड की बेटी अमेलिया और डॉयल एक लैंडर के जरिए मिलर्स प्लैनेट पर लैंड करेंगे और रोमिली एंड्योरेंस स्पेसशिप में ही रहेगा। जब वे उस ग्रह पर लैंड करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहां तो सिर्फ पानी ही पानी है, जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे ग्रह पर इंसानों का रहना नामुमकिन है। उसके बाद उन्हें वहां पर नासा द्वारा उनसे पहले भेजे गए एस्ट्रोनॉट के यान का मलबा भी मिलता है और वहां उन्हें पता चलता है कि बीकन से तो सिर्फ कुछ घंटे ही सिग्नल निकला था, पर टाइम डायलेशन की वजह से नासा को वो सिग्नल कई सालों तक मिलता रहा। वे लोग ये खोजबीन कर ही रहे थे, इतने में वे लोग एक बहुत बड़ी टाइडल वेव का शिकार बन जाते हैं। इस हादसे में उनके साथी डॉयल की मौत हो जाती है और उनके स्पेसक्राफ्ट में पानी भर जाता है, जिस वजह से उन्हें वहां 1 घंटे की जगह 3 घंटे रुकना पड़ता है। उसके बाद कूपर और अमेलिया जब वापस एंड्योरेंस पर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनका साथी रोमिली अब बूढ़ा हो चुका है। उसके लिए 23 साल गुजर चुके हैं। वो कहता है कि उसे लगा कि तुम लोग उस ग्रह पर मर चुके हो और इन 23 सालों में तुम्हारे परिवार के कई सारे मैसेजेस आए हैं। जब कूपर अपने बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेज को देखता है तो पाता है कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। उसके बड़े बेटे टॉम की शादी और बच्चे हो चुके हैं और उसकी बेटी मर्फ की एज कूपर के बराबर हो गई है। इन 23 सालों में मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुकी थी और डॉक्टर ब्रैंड के साथ मिलकर इसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगी थी। मूवी में ये सीन काफी इमोशनल दिखाया जाता है। मर्फ कूपर से नाराज होती है क्योंकि वो अभी तक नहीं लौटा था। अब चूंकि कूपर 23 साल बाद एंड्योरेंस स्पेसशिप पर आया था और इतने सालों में स्पेसशिप फ्यूल का यूज करता रहा, इसलिए अब एंड्योरेंस में लिमिटेड मात्रा में फ्यूल बचा हुआ है, जिससे वे बाकी बचे हुए 2 ग्रह में से सिर्फ एक पर ही जा सकते हैं। वे लोग काफी डिस्कस करते हैं और फिर तय करते हैं कि वे मैन के प्लैनेट पर जाएंगे। यहाँ पर मैन भी एस्ट्रोनॉट का नाम है। मैन का प्लैनेट ब्लैक होल से थोड़ा दूर होता है, जिस वजह से उन्हें टाइम डायलेशन की भी कोई टेंशन नहीं थी। फिर वे लोग उस ग्रह पर लैंड करते हैं और देखते हैं कि मैन एक डीप स्लीपिंग चेंबर में सो रहा होता है। दोस्तों, डीप स्लीपिंग चेंबर एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक इंसान लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए एक मशीन में गहरी नींद में सो जाता है। फिर वे लोग मैन को डीप स्लीप से उठाते हैं। तब मैन उन्हें बताता है कि इस ग्रह पर थोड़ी परेशानियां जरूर है, पर यह मानवों के रहने लायक है। इसी बीच धरती से मर्फ का एक और मैसेज आता है जिसमें उसने कहा कि डॉक्टर ब्रैंड ने अपनी मौत से पहले उसे बताया कि प्लान ए सिर्फ एक दिखावा था। असल में उन इक्वेशंस को सॉल्व करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने के लिए एक खास तरह के ग्रेविटी के क्वांटम डेटा की जरूरत होती है जो सिर्फ ब्लैक होल के अंदर से ही मिल सकता है। यानी कि अब सिर्फ प्लान बी ही आखिरी उम्मीद है। अब पृथ्वी से किसी भी इंसान को बचाया नहीं जा सकता। इसके लिए मर्फ अपने पिता को ब्लेम भी करती है कि उन्होंने उसे धरती पर मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मर्फ उन इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है। अब इस बात से कूपर काफी दुखी होता है और तय करता है कि वो वापस पृथ्वी पर जाएगा क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है। इसी बीच उसका साथी रोमिली उससे कहता है कि वापस जाते हुए तुम ब्लैक होल के करीब से जाना और टार्स, जो कि उनका एक रोबोट होता है, उसे ब्लैक होल के अंदर भेज देना ताकि जो ब्लैक होल की ग्रेविटी का डेटा उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। और वैसे भी स्पेसशिप में फ्यूल कम है तो ब्लैक होल के पास से जाने पर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट वो तकनीक है जिससे हम एक स्पेसशिप को किसी दूसरे ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल कर स्पीड प्रदान करते हैं। पर यहाँ भी कूपर के लिए एक परेशानी थी। उसका स्पेसशिप जितना ब्लैक होल के नजदीक जाएगा, पृथ्वी पर उतना ही समय गुजर जाएगा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि कूपर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है, उसे अब भी उम्मीद होती है कि प्लान ए काम कर सकता है अगर वो ग्रेविटी का डेटा लेकर पृथ्वी पर लौट जाए। जब वो लोग ये प्लान बना रहे होते हैं तब उनकी नजर मैन के रोबोट कीप पर पड़ती है। कीप रोबोट को पूरी तरह डिसमेंटल किया हुआ था। वे लोग मैन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया।
ये रोबोट तो नासा तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए था ना। इस पर मैन कहता है कि इस रोबोट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिससे ये गलत डेटा भेज रहा था, इसलिए उसने इसे डिसमेंटल कर दिया। वे सब मैन की बात पर यकीन कर लेते हैं। फिर वे लोग उस ग्रह का मुआयना करते हैं। इधर उधर खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैन ने नासा को गलत डेटा भेजा था। ये ग्रह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैन ने उन्हें धोखा दिया ताकि वे बीकन के सिग्नल को ट्रैक करके मैन तक पहुंचे और उसे इस ग्रह से बचाकर ले जाए। इसलिए उसने अपने रोबोट को भी बंद कर दिया जो सही जानकारी भेज रहा था। अब इस बात पर मैन और कूपर में लड़ाई हो जाती है और मैन कूपर को जान से मारने की कोशिश करता है। इन सब में कूपर का साथी रोमीली मारा जाता है। इतने में ही मैन अपने लैंडर को लेकर स्पेसशिप एंड्योरेंस की तरफ जाता है, क्योंकि अगर उसे लंबी दूरी तय करनी है तो वो सिर्फ एक बड़े स्पेसक्राफ्ट से ही हो पाएगी। उसके बाद उस ग्रह पर जिंदा बचे कूपर और एमिलिया भी अपना लैंडर लेके एंड्योरेंस की ओर जाने लगते हैं। मैन एंड्योरेंस तक पहले पहुंचकर डॉकिंग करने की कोशिश करता है, पर उससे ये हो नहीं पाता और उसका लैंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मैन की मौत हो जाती है और एंड्योरेंस स्पेसशिप को भी काफी नुकसान होता है और वो अपने रास्ते से भटक जाता है। कूपर काफी मुश्किलों के बाद एंड्योरेंस से डॉक कर पाता है और फिर एंड्योरेंस को एक जगह स्टेबल करता है। उसके बाद कूपर को पता चलता है कि एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल की ओर खींचता जा रहा है। अगर जल्दी ही उसने कुछ नहीं किया तो पूरा स्पेसशिप ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। प्लान ए तो ऑलरेडी फेल हो चुका था, बट कूपर चाहता था कि एटलीस्ट प्लान बी सही से काम करे और मानव जाति के वजूद को बचाया जा सके। इसलिए कूपर तय करता है कि वो इस स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के जरिए तीसरे ग्रह पर भेजेगा, यानी एडमंड्स प्लैनेट पर, जहां से बीकन का सिग्नल आ रहा था। बिकॉज अब वो वापस पृथ्वी पर नहीं लौट सकता था। वो सारी कैलकुलेशंस करता है। फिर उसे पता चलता है कि स्पेसशिप का वजन काफी ज्यादा है, इसलिए वो टार्स को लेकर अपने लैंडर के साथ एंड्योरेंस से डिटैच हो जाता है। अब एमिलिया अकेली ही थी एंड्योरेंस में और उसे ही प्लान बी को सफल बनाना था। उसके बाद एंड्योरेंस एडमंड्स प्लैनेट की ओर बढ़ने लगता है और इधर कूपर धीरे धीरे ब्लैक होल की ओर खींचा जा रहा था। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता और उसमें जाते ही किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिल्म में ब्लैक होल को इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। इस फिल्म में ब्लैक होल में जाया जा सकता है। अब कूपर पहले अपने रोबोट टार्स को ब्लैक होल के अंदर भेजता है ताकि वो अंदर जाकर जरूरी डेटा हासिल करे। जैसे ही टार्स ब्लैक होल के अंदर जाता है, कूपर को उसका सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद कूपर भी उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। उसे लगता है मानो अब वो मरने वाला है, पर वो मरने के बजाय एक टेसरैक्ट में पहुंच जाता है। टेसरैक्ट एक ऐसी जगह है जहां टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह मौजूद है, यानी यहाँ पर वो समय में आगे या पीछे देख सकता है। इस समय वो टेसरैक्ट से अपने घर में मौजूद उस किताब वाले कमरे को देखता है जिसके बारे में उसकी बेटी मर्फ उसे कहती थी कि उस कमरे में भूत है। अब तक कूपर भी टेसरैक्ट को समझ चुका था। यहाँ उसे मर्फ के उस कमरे की कई सारी टाइमलाइंस नजर आती हैं। कुछ भूतकाल है तो कुछ भविष्य। इसके बाद कूपर भूतकाल में अपनी बेटी को अपना मैसेज देना चाहता है कि वो उसे जाने से रोक ले, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि आखिर वो उससे कांटेक्ट कैसे करे। फिर उसे याद आता है कि ग्रेविटी ही एक ऐसा फोर्स है जो अलग अलग डायमेंशंस में जा सकता है। कूपर ग्रेविटी की मदद से वहाँ रखी किताबों को नीचे गिराता है और अगर आपको याद हो तो इस फिल्म की शुरुआत यही से होती है। कूपर मर्फ को मैसेज के जरिए कहना चाहता है स्टे, यानी उसे नासा के बेस पर जाने से रोक दो। उसके बाद जब धूल की आंधी से उस रूम में धूल भर जाती है तो कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर उसे नासा के सीक्रेट बेस का लोकेशन कोऑर्डिनेट बाइनरी कोड के जरिए देता है ताकि उसे पता चले कि कूपर को कहाँ जाने से रोकना है। ये वही मैसेज है जो शुरू में कूपर ने डिकोड किया था, यानी कि मर्फ जिसे बचपन में भूत समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का कूपर ही था। उसके बाद टार्स कूपर से कहता है कि उसे वो जरूरी ब्लैक होल के ग्रेविटी का डेटा मिल गया है जो डॉक्टर ब्रैंड की अधूरी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है। इससे प्लान ए के जरिए पृथ्वी के सभी लोगों को बचाया जा सकता है। टार्स उस डेटा को कूपर को सेंड कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस डेटा को वह अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाए कैसे। इसके लिए कूपर उस कमरे की फ्यूचर टाइमलाइन में जाता है जहां मर्फ बड़ी हो चुकी है और नासा में साइंटिस्ट हैं। वहां मर्फ के हाथ में उसके पिता द्वारा दी गई घड़ी होती है। कूपर उस घड़ी की सुई के जरिए बाइनरी कोड में वो डेटा मर्फ को भेजता है। जब मर्फ अपनी घड़ी की ओर देखती है तो उसे घड़ी में कुछ अजीब लगता है।
मर्फ समझ जाती है कि ये डेटा उसके पिता ही उसे भेज रहे हैं। उसके बाद मर्फ डॉक्टर ब्रैंड की उन इक्वेशंस को सॉल्व कर देती है। इसके बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक पृथ्वी के मानवों को स्पेस में विशाल स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट कर देते हैं और सभी इंसानों को प्लान ए के तहत बचा लिया जाता है। उधर जैसे ही कूपर क्वांटम डाटा अपनी बेटी को भेज देता है, वह टेसरेक्ट अपने आप ही गायब हो जाता है। अब चूंकि टेसरेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, वहां समय के गुजरने की गति और भी ज्यादा धीमी थी। मतलब कि कूपर द्वारा वहां बिताया गया केवल 1 मिनट भी पृथ्वी पर मौजूद उसकी बेटी के 50 से ज्यादा सालों के बराबर था। उसके बाद कूपर को कुछ एस्ट्रोनॉट्स ढूंढ लेते हैं, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है। वो देखता है कि इंसान अब इतने विकसित हो चुके हैं कि उन्होंने स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी बना दी है, जिसके कारण काफी लोग वहां बिना किसी परेशानी के रह रहे हैं। उस स्पेस स्टेशन का नाम होता है कूपर स्टेशन। अब इंसान इसी तरह के कई स्पेस स्टेशन बनाकर स्पेस में ही रहते हैं। शुरू में कूपर को लगता है कि इस स्पेस स्टेशन का नाम उसके नाम पर है, पर असल में ये स्टेशन उसकी बेटी मर्फी कूपर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मर्फ ने ही उन इक्वेशंस को सॉल्व करके मानव जाति को बचाया था। अब जब वह अपनी बेटी से मिलने जाता है तो पाता है कि उसकी बेटी काफी बूढ़ी हो चुकी है। पृथ्वी के समय के हिसाब से कूपर भी 125 साल का हो चुका था, लेकिन असल में उसकी उम्र में केवल कुछ सालों का ही अंतर आया है। उसकी बेटी उसे बताती है कि इस दुनिया में कूपर के लिए अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसका कोई परिवार अब वहां नहीं रहता। इसके बाद कूपर उस तीसरे ग्रह की ओर रवाना हो जाता है, जिस ग्रह पर उसने डॉक्टर की बेटी अमेलिया को एंड्योरेंस के जरिए भेजा था। अंत में दिखाया जाता है कि अमेलिया उस ग्रह पर बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाती है। दिखने में वो प्लैनेट हैबिटेबल लग रहा था। अब उसका अगला प्लान है वहां मानवों की तादाद को बढ़ाना, जैसा कि प्लान बी था। अब कूपर उससे मिल पाता है या नहीं, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यानी कि वो कौन थे जो शुरू से ही मानवों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए पृथ्वी के नजदीक वर्म होल बनाया, जिससे कि मानव खुद के रहने के लिए एक नया ग्रह आसानी से ढूंढ सकें। उन्होंने टेसरेक्ट बनाकर भी कूपर की मदद की इंसानों को बचाने में। असल में वो विकसित सभ्यता भविष्य के इंसान ही थे, जो इतने एडवांस हो गए हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को मास्टर कर लिया है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात कूपर को तब पता चलती है जब वो ब्लैक होल के अंदर होता है, यानी कि भविष्य के इंसानों ने ही अपने खुद के भूतकाल में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये सब किया। पर यहाँ एक पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर मानवों का भूतकाल ही सुरक्षित नहीं था, तो भविष्य के मानवों का होना कैसे संभव था? इसके बारे में फिल्म में कहीं कुछ बताया नहीं गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।